हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के नए मैप के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में पहले मैंने वीडियो से बात की हुई है, लेकिन अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। वियतनाम उन देशों में आ चुका है जिसने प्रोटेस्ट किया है, जिसने आपत्ति जताई है अगेंस्ट द न्यू सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मैप इशूड बाय चाइना, जो उसने 28 अगस्त को जारी किया था उसकी मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्सेज ने, और उसको लेकर वियतनाम ने भी आपत्ति जताई है। ये खबर पे हम बढ़ी रहे थे कि एक और खबर आ रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि चाइना के जो प्रीमियर हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, दैट इज़ मिस्टर जी जिनपिंग, ये जो हैं वो इंडिया नहीं आएंगे G20 समिट में, जो कि 8 से 10 सितंबर के बीच इंडिया में होने वाली है। एंड ही इज़ द सेकेंड ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन भी समिट में नहीं आ रहे थे, और अब ये भी इस समिट में आने के चांसेस ना के बराबर हो चुके हैं। इस वीडियो का हालांकि हमारा मुद्दा है पहले समझाना आपको कि इन कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग इंडिया का तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा आपको आपत्ति क्यों जताई है, और साथ ही साथ वो 3 वे या 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी क्या है चाइना की, जो बार बार इंप्लीमेंट आपका करता रहता है। सबसे पहले आइए आते हैं मुद्दे पर। वियतनाम हैज़ बिकम द लेटेस्ट कंट्री, लेटेस्ट एशियन देश जिसने कि इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस और ताइवान के साथ कंडेम किया है मैप जो कि चाइना ने रिलीज़ किया था। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम और चाइना में जो मुद्दा है वो इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर है, दी स्प्रैटलीज एंड द पार्सल्स एरिया। और ये जो पूरा मुद्दा उनका है वो साउथ चाइना सी के अंदर आता है। इनफैक्ट अगर हम आगे मलेशिया की बात करें या फिर फिलीपींस की बात करें, उन सब के मुद्दे जो हैं वो इसी एरिया में आते हैं। इवन ताइवान का मुद्दा भी यहाँ पर आता है, लेकिन इसको लेकर वियतनाम और चाइना में इशू रहता है। चाइना का मानना है कि 4000 वर्ष पहले जब जिया डायनेस्टी थी, उस समय सारा एरिया चाइना के अंदर था, तो ऐतिहासिक तौर पर तो ये सब कुछ चाइना के पास आता है। लेकिन वियतनाम का यहाँ पर कहना है कि 1940 से पहले तो कभी भी चाइना ने इस पर कोई हक नहीं जताया, उसके बाद उसे जताना शुरू किया, और इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री एज वेल, ये हिस्सा उनके अंदर आता है। अगर हम इंडिया की बात करें, ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इंडिया समझ चुका है चाइना की स्ट्रैटेजी। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये उनकी ओल्ड हैबिट है और लगातार जो है वो ये करते रहते हैं, और हमारी गवर्नमेंट काफ़ी क्लियर है कि हमारी टेरिटरी क्या है, और ऐसे absurd क्लेम्स बनाने से हमारी टेरिटरी उनकी नहीं हो जाती। तो ये क्लियर कट स्टेटमेंट भारत के हाईली प्रोफेशनल एंड बेहद ही आर्टिकुलेट विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस एक कदम आगे है। एक एरिया है साउथ चाइना सी में, जो एरिया आपका है द सेकेंड थॉमस शोल, इस एरिया को हम कहते हैं। ठीक है, इस एरिया का वैसे तो नाम आयुंगन शॉल है, यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फिलीपींस, और चाइना कहता है ये नाम है रेन आए जियाओ, ये उसको कहता है। लेकिन इस एरिया को कंट्रोल जो है वो फिलीपींस करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 की एक पुरानी शिप का, मतलब वो मलबा के बराबर है, वो शिप को उसने यहाँ पर स्टेशन कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट एक मिलिट्री शिप फिलीपींस की जा रही थी, जिसपे एक चाइना शिप ने वाटर कैनन से हमला कर दिया, या फिर वाटर कैनन से पानी फेंक दिया। तो वो एक तरह का सॉफ्ट वॉर था जो कि देखा गया था। तो उसको लेकर भी फिलीपींस क्लियर है कि उसका मानना है कि कोई भी लीगल या कोई भी ऐसा हक नहीं है चाइना का उस एरिया पे। इनफैक्ट अंडर दी 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके अकॉर्डिंग भी चाइना का से नहीं है। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इस कन्वेंशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक आपका चाइना था। इनफैक्ट चाइना ने 1996 में इस पर्टिकुलर जो आपका कन्वेंशन है उसको एक्सेप्ट भी किया था, जो कि ये वेरीफाई करता है, ये डिफाइन करता है कि किसी देश का टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, उसका जो एक इकोनॉमिक जोन है वो कितना होता है, कितने जोन में वो अपना रिसोर्सेज को मान सकता है, वहाँ पर अपने देश के लिए वहाँ पर माइनिंग या फिर वहाँ पर कई तरह के प्लांट्स लगा सकता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी चाइना का वो हक नहीं बनता, ऐसा फिलीपींस यहाँ पर कह रहा है। फिर आते हैं मलेशिया पर। देखिए, मलेशिया का स्टांस बहुत डिप्लोमेटिक है। वहाँ के जो सर्वा हैं अनवर इब्राहिम, उनका मानना है कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं चाइना के साथ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नया जो मैप है वो उसको नहीं मानता, बिकॉज अगेन उसमें जो टेरिटरी है ऑफ मलेशिया उसको चाइना अपने कंट्रोल में रहता है, तो उसको वो अगेन एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन इसका स्टांस थोड़ा डिप्लोमेटिक है, वो उनसे नेगोशिएशन करना चाहता है, बिकॉज एक कंपनी है पेट्रोनास करके, जो कंपनी का बहुत बड़ा जो
उसका एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो आपका इसी रीजन में आपका आता है, और इसी वजह से जो मलेशिया का स्टांस है वो काफ़ी न्यूट्रल तो नहीं कहूँगा, काफ़ी डिप्लोमेटिक स्टांस मलेशिया का दिखता है। अब अगर हम बात करें ताइवान का, तो ताइवान करता क्या ना करता, ताइवान के पूरे हिस्से को चाइना अपना कंट्रोल मानता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आपके सामने एक लाइन है ना, दिस इज बेसिकली द 9 डैश लाइन। उनका मानना है कि जिया डायनेस्टिक्स के टाइम से ये एरिया हमारा है और इस पे हमारा ही कंट्रोल है। उसी एरिया में ताइवान का पूरा हिस्सा, लगभग इसे पूरा हिस्सा इनफैक्ट आता है, और इस पे ताइवान कहना है कि कुछ भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्विस्ट करे अपनी पोजीशन हमारे सॉवरेनिटी को लेकर, हमारे देश को लेकर, हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट जो है हमारे देश के एग्जिस्टेंस का, वो आपका चेंज नहीं हो जाता। अब एक सवाल आता है कि ये जो नया मैप है, बेसिकली कोई तो रीज़न होगा कि समय समय पर चाइना नया मैप जारी करता रहता है। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 साल पे हर समय वो कोई नया मैप जारी करता है, कोई तो रीज़न होगा इसका। बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये एक लीगल तरीका है जंग लड़ने का विद द अदर नेशंस। ये करके वो दिखाना चाहते हैं कि देखो लीगल तौर पे देखो हमने एरिया बना दिया, हमारे मैप में है, तो एक लीगल वॉरफेयर। लेकिन ये जो तरीका है, इट इज़ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्लान ऑफ चाइना दैट इज कॉल्ड एज द 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। इसके प्लान में वो आपका वर्क करता है, जिसमें लीगल वॉरफेयर जो है उसे हम इस मैप का जारी करना, जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने किया 28 अगस्त को, उससे हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो सवाल बनता है कि ये 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी आखिरकार होती क्या है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को 2003 में शुरू किया गया था, जब चाइना ने जो उसकी पॉलिटिकल वर्क गाइडलाइंस थी ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके गाइडलाइंस को चेंज किया था, रिवाइज किया था, और तब उसने ये 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी जो है उसको लॉन्च किया था। जिसमें पहला स्ट्रैटेजी है पब्लिक ओपिनियन, उसके देश के जो लोग हैं उनको इस बात का भरोसा दिलाना कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आओ हमारे साथ इस जंग में लड़ो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। उस बुक का नाम है 1984। इट्स अ बुक दैट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल। उस बुक में इसी कंसेप्ट पे दिया गया है कि कैसे पब्लिक ना समझी में, या फिर पब्लिक कैसे सरकार की हर बात मान जाती है, और उसका मानना है कि जो भी सरकार कर रही है वो देश के हित में है, उस व्यक्ति के, उस पॉपुलेशन के हित में है। तो उस कंसेप्ट पर ये वर्क करती है, कैसे हम पब्लिक कॉन्शियंस को, पब्लिक का जो सपोर्ट है उसे अपने पास रखें, और ऐसा मैप जारी करने से ये हो सकता है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। देखिए, G20 समिट हम सब जानते हैं इंडिया में होने वाला है ना, और इस समिट से पहले मैप को जारी किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि जब मैप में अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट से या चाइनीज़ ऑफिशियल से कोई बातचीत होगी, तो पहला मुद्दा क्या होगा, ये मैप ही होगा। और चाइना वहाँ पर बार बार मीडिया पे क्या चिल्लाएगा कि हमारा देश ये है और हमारा ये पूरा एरिया है। तो वो साइकोलॉजी से खेलेगा पूरे उस डिस्कशन का, कि इंस्टेड ऑफ अदर टॉपिक G20 पे ये एक हॉट टॉपिक बनकर आपका सामने आ जाएगा। तीसरा आपका आता है दोस्तों लीगल वॉरफेयर। अब सवाल बनता है लीगल वॉरफेयर क्या होता है। देखिए, लीगल वॉरफेयर जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैप आ गया है तो वो लीगल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर बता सकता है कि देखो ये मैप हमारा है, इसे हम मानते हैं, इसे आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। तो 3 एजेंडाज पर काम करता है, पब्लिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल वॉरफेयर। अब आते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट आया कहाँ से है। बेहद अच्छी बुक है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है। इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। करीब 100 पेज की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको नेगोशिएशन सीखना है, अगर आपको वॉरफेयर में या किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैसे आपको नेगोशिएशन सीखना है, उसकी बात ये करती है। इनफैक्ट ये एक वहाँ के जनरल थे, वहाँ चाइनीज़ आर्मी के, एंशिएंट चाइनीज़ आर्मी के, सुन त्सू, उनकी ये बुक है। उसमें एक कंसेप्ट है जहाँ पर सुन त्सू कहते हैं विनिंग विदाउट फाइटिंग, इससे बेटर जीत कुछ नहीं हो सकती, कि बिना हथियार उठाए हम जीत पाए। अब कई लोग कहेंगे सर महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ काम किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। एक पक्ष जरूर वो कह सकता है कि उनका जो अहिंसा का स्टैंडर्ड था, जो स्टांस था, वो इसी कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो काफ़ी, मैं कहूँ तो काफ़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी एक स्ट्रेट प्लेन्स फैक्ट था। इसके कई सारे कनोटेशंस हैं। इसमें इनका मतलब है साम दाम दंड भेद, कैसे भी करना पड़े लेकिन जीतो बिना लड़े। उस कंसेप्ट पर ये जो 3 वॉरफेयर कंसेप्ट है वो वर्क करता है, कि वहाँ पर ऐसा माहौल बना दो कि लीगल तौर पर
ऐसा माहौल बना दो कि इंसान की दुनिया की साइकी के लेवल पर, या ऐसा माहौल बना दो कि पब्लिक के ओपिनियन में ये दिखे कि आप सही कर रहे हो और आपका जो ओपिनियन है वो जीत रहा है, वही सही है, बाकी सब गलत है। तो उस कंसेप्ट पे थ्री वॉरफेयर जो स्ट्रैटेजी है चाइना की, वो वर्क करती है। अब सवाल बनता है कि इससे इंडिया के स्टांस पर, इससे इंडिया को इम्पैक्ट क्या पड़ता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एंटायर न्यू मैप ऑन इंडिया? देखिए, यहाँ पर एक ही चीज़ के तीन पहलू हैं। पहला है कि भारत और चाइना के बीच, जिनके बीच पिछले 2 सालों में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर्स पे रहे हों, चाहे वो गलवान वैली का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पैंगोंग जो पैंगोंग लेक है लद्दाख में, वहाँ मुद्दा रहा हो, वहाँ पर इश्यूज रहे हैं, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आपके रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया था 1996 में एक सीज फायर साइन किया गया था, जिसके बाद से ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना था, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में उनमें इंक्रीज हुआ है। इससे नुकसान ये हुआ है कि दो देशों के बीच जो ट्रस्ट है वो कम हुआ है, और इस मैप के आने से और ज़्यादा ट्रस्ट ये आपका कम हुआ है। इनफैक्ट G20 में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हम एक यूनाइटेड G20 देखेंगे, वो अब नहीं देख पाएंगे, बिकॉज एक तरफ रशिया नहीं आ रहा है, उसके प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी नहीं आ रहे हैं, और उनका मैप जो जारी हुआ है वो उस जो यूनियन है G20 का, उसके अगेंस्ट बात करता है। तो पहला तो ये रहेगा। दूसरा है चाइना का व्यू। चाइना चाहता है कि भाई ये मैप दिखा दो और वो इंश्योर करो कि भाई यही मैप है, यही हमारे टेरिटरीज हैं, इसको दुनिया वाले माने। एक कहा जाता है ना कि झूठ इतनी बार बोल दो कि वो सच लगे। कुछ ऐसा ही चाइना यहाँ पर दोस्तों जो है वो करना चाहता है। उसका मेन मकसद ही यही है कि भाई इतना झूठ बोलो विद प्रूफ, कि देखो ये प्रूफ है झूठ का, कि भाई यही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार काफ़ी समझदार है, भारतीय स्टैंड काफ़ी क्लियर है। उससे अपनी पोजीशन, चाहे वो अक्साई चिन हो, चाहे वो आपका अरुणाचल प्रदेश पे स्टांस हो, चाहे वो स्टांस आपका अलग अलग एरियाज़ पे हो, उस पर काफ़ी क्लियर है, और वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड भी करेगा, अपनी पोजीशन को भी डिफेंड करेगा। उसमें इंडिया को कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों, ये था पूरा मुद्दा थ्री वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का, जो चाइना यूज़ करता है, एम्प्लॉय करता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब कभी आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय कर रही है इंडिया और दुनिया के अगेंस्ट, और क्या उसकी साइकी है टुवर्ड्स इट्स एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। और जब कभी सवाल आपके किसी भी एग्जाम में आएगा तो ये थ्री वॉरफेयर स्ट्रैटेजी को आप कोड कर सकते हो इंटरव्यू में भी, कि ये क्या स्ट्रैटेजी है और इसका क्या साइकी, इसका क्या लॉजिक होता है, वो भी। और बाकी जो आम जनता है ज़रूर जान लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले 2 से 3 साल से लगातार चलता रहता है, बिकॉज समय समय पर चाइना जो है वो मैप्स को पेश करता है। और स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कई सिटीज़ को, कई एरियाज़ के नाम भी उसने खुद ही रीनेम कर दिए हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ऐसा वॉरफेयर क्रिएट करो जिसमें बिना हथियार उठाए आपकी जीत हो जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है, लगातार देखते रहना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।